हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स की मैराथन क्लास है। आज के जितने भी फिजिक्स के टॉपिक है उनके एमसीक्यू, जो भी प्रीवियस ईयर के पूछे गए जो क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। अब बाकी तो आपकी तैयारी चल रही है, जैसे भी मतलब जो आपने तैयारी करी है उसके अकॉर्डिंग ही आज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आपके एक ही एग्जाम में काम आएगा। साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री हर किसी बेसिक चीज में काम आता है, जैसे हिंदी इंग्लिश हो गई, ये सब कोई भी एग्जाम दो, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, हर किसी में ये तो पूछे ही जाते हैं। नॉर्मल जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश है, जनरल साइंस है, ये सारे क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन की। फिजिक्स के अंदर जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, क्रमशः 2 केजी और 3 केजी के द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं। कौन से 2 केजी और 3 केजी की द्रव्यमान वाली वस्तुएं? ए और बी है, ठीक है। ए और बी क्या, एक को 2 केजी की है। जैसे ए को मैंने मान लिया 2 केजी और 3 को मैंने मान लिया 3 केजी। सॉरी, बी को मैंने 3 केजी माना है और ए को 2 केजी माना है। और वो अलग अलग ऊंचाई से गिराई जाती है, अलग अलग ऊंचाई से क्या करी जाती है, गिराई जा रही है। धरातल को स्पर्श करने में ए को 5 सेकंड लगे, ए को क्या लगे, 5 सेकंड लगे, और बी को 3 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 3 सेकंड लगे किसको? बी को, ठीक है। उनकी उस गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी धरातल से टकराव होता है। गतिज ऊर्जा का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। पहले तो ये बताओ, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, यानी काइनेटिक एनर्जी अपनी, उसका फॉर्मूला क्या है? के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। mv², m क्या है? द्रव्यमान है, v क्या है? प्रारंभिक वेग है, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी सॉल्यूशन देखते हैं अपन, जैसे कि ए था, एक वस्तु है जिसको हमने क्या दिया, नाम ए दिया, और एक वस्तु है कौन सी, बी, ठीक है। इसको तो क्या फेंका, ऊपर से फेंका, मतलब समान जो दूरी थी उनकी समान नहीं थी। एक को क्या ज्यादा ऊपर से फेंका, एक दूसरे को क्या फेंका, थोड़ा नीचे से फेंका, इस तरीके से ऊपर से नीचे फेंका। तो इसको ए को, इसका द्रव्यमान कितना था, 2 केजी था, यानी 2 किलो की वस्तु थी, और ये 3 किलो की वस्तु थी। तो इसको आने में कितना टाइम लगा? इसको आने में लगा 5 सेकेंड, और इसको आने में कितना सेकेंड लगे? 3 सेकेंड। मैंने पीछे देखा था कि जो ए है 2 केजी की है, आने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड लगा है। और जो बी है जिसको आने में कितने केजी की, 3 किलो की, और आने में 3 सेकेंड का समय लगा है। तो हमारे पास क्या है, द्रव्यमान और सेकेंड, यानी कि समय तो अपने पास मिल गया है। अगर बात करें तो अब हमको क्या निकालना है, वेग निकालना है इसका। अंतिम वेग क्या होगा इसका? तो इसके लिए सूत्र लगेगा v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। u प्लस डी टी, जो v है वो तो क्या है, अपना अंतिम वेग है, अंतिम वेग है, और u है वो प्रारंभिक वेग है। u है अपना प्रारंभिक वेग, g है क्या, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, और t अपना समय, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है, मान है, किसका? जी, यानी गुरुत्वाकर्षण का। किसका मान है? गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। अंतिम वेग अपने पास नहीं है, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग था नहीं, तो इसको क्या मानेंगे, v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0। जी अपने पास है, टाइम अपने पास है, तो अपन आगे बात करते हैं। अगर वस्तु ए के लिए बात करूं, ए वस्तु की मैं बात करूं, तो v a इज इक्वल टू यू ए प्लस जी टी।
U अपने कितना माना था, 0 माना था, और G कितना है, गुरुत्वाकर्षण कितना है, सॉरी अपने उधर गलत लिख दिया, एक सेकेंड, गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 मीटर स्क्वायर वाला, तो इसको लगभग 10 मीटर स्क्वायर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन जी कितना मानेंगे, 10 मानेंगे, प्लस टाइम कितना था, ए वस्तु के लिए टाइम कितना लग रहा था, 5 सेकेंड, कितना लग रहा था, 5 सेकेंड, तो इंटू 5। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा कितना आएगा, 10 को 5 से गुणा किया कितना बना, 50, 50 प्लस 0 यानी कि 50 है, कितना आया अपने पास, वी ए 50 आ गया। अब सेकंड बात करते हैं बी की, बी वस्तु के लिए, बी वस्तु के लिए वी बी यू बी प्लस जी टी। यहाँ पे भी अपने पास प्रारंभिक वेग नहीं है, प्रारंभिक वेग अपने पास नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 0 होगा, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस जी कितना है 10 इंटू यहाँ कितना सेकेंड लग रही थी, 3 सेकेंड लग रहे थे, तो वी बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। अपने पास v का मान आ गया है, दोनों के अंदर v का मान आ गया है। अब इस v के मान से क्या करना है अपन को, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, के ई इजिकल टू क्या था, अपन ने देखा था 1/2 m स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसकी a के लिए मैं बात करूं, a वस्तु के लिए इसकी बात करें तो 1/2 के ई ए की वस्तु की बात कर रहे हैं, तो 1/2 इंटू एम कितना था ए की वस्तु का, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना था, 2 kg था, 2 किलो द्रव्यमान था, इसके साथ इसका एम का वैल्यू रखो 2 इंटू, और अपन ने वी कितना निकाला था, वी था 50 स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 मीटर स्क्वायर। इसका कितना है अपने पास, ए वस्तु का कितना आ गया, 2500 आ गया। सेकंड बात करते हैं बी के लिए, के ई बी इजिकल टू 1/2, इसका द्रव्यमान कितना था, 3 kg था, इंटू तो इसका वैल्यू कितनी आई थी, 30 आई थी, कितनी आई थी, 30 आई थी। बात करें इसकी 2 से, ये कैंसिल, कितना बचा, 15 बचा, 15 को इससे मल्टीप्लाई किया तो से इसको मल्टीप्लाई किया तो, अच्छा सॉरी इसमें 30 और आएगा ना, इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कितना है, 45 इंटू 30 कितना आएगा, 325 1350, कितना आ रहा है, 1350। अब इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, के ई अपॉन के ई बी 2500 अपॉन 1350, कट करो तो 50 से कट करो इसको, 50 में कितनी बार आता है, 2500, 205 50 बार, इसका करेंगे तो 327 लगभग 50/27, इसका आंसर कितना आएगा, 50/27, 50/27, सी सही है, इसका क्या आंसर है, सी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली, के ई इजिकल टू कितने निकल गए, 50/27, क्या थी, ये काइनेटिक एनर्जी थी, यानी गतिज ऊर्जा थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किस तार के विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकटतम स्थित चुंबकीय द्विसूचक सुई को प्रक्षेपित करने की परिघटना कब खोजी थी, यानी क्या बोल रहा है, कौन है, एक तो ये है साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट है, उसने क्या किया था, साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो चुंबकीय द्विसूचक सुई है उसकी खोज कब की थी, सन 1820 में, डी।
कब की थी? सन 1820 में। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा नियम कहता है कि किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि, किसी ग्रह के चारों ओर सूर्य की अवधि होती है उसकी कक्षा के त्रिज्या के साथ 4 घातीय के रूप से बढ़ जाती है। 4 घातीय के रूप से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किस नियम के द्वारा होता है? किस नियम के द्वारा होगा? जैसे ही आप ये सोचो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर जो कक्षक है वो चक्र लगा रहे, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है वो क्या है? चक्र लगा रहे। ग्रह तो अपना पृथ्वी भी है, मंगल है, बुध है, ये सारे क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं, ठीक है। तो ये किस नियम में प्रतिपादित हुआ था? ये हुआ था, जैसे इसमें दे रखा है, केपलर का तृतीयक नियम, कोपरनिकस का गति का नियम, हबल का नियम या डेक का नियम। इसमें आएगा केपलर का नियम। केपलर के 3 नियम दिए थे। केपलर ने क्या दिए थे? 3 नियम दिए थे। किसके आधार पे दिए थे? न्यूटन के नियम के आधार पर। न्यूटन के नियम के आधार पे 3 नियम दिए थे। कौन से थे? पहला था कक्षीय नियम। कक्षीय नियम दिया था। कक्षीय नियम क्या था? कक्षीय नियम था कि जो सूर्य है, सूर्य सबसे बड़ा क्या है? कक्षक है, एक सबसे बड़ा केंद्रक है, उसके चारों ओर क्या है? सारे ग्रह उसी परिक्रमा में चक्र लगा रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य है, और उसके चारों ओर चक्र लगाने वाले ग्रह वो क्या है? सब छोटे छोटे ग्रह। दूसरा क्या था? दूसरा नियम था क्षेत्रीय नियम। क्षेत्रीय नियम, क्षेत्रीय नियम क्या क्या मतलब था? कि जो चक्र लगा रहे हैं, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्र लगा रहे हैं, वो क्या करें? अपनी समान समय और समय अंतराल के अंदर चक्र लगा रहे हैं। उनकी क्या एक रेख में चल रही है। रेख कैसे? आपने देखा होगा सौरमंडल, वायुमंडल, अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष जैसे ये सूर्य, अब इसके चारों ओर चक्र लगाने वाला ये पृथ्वी, ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला ये क्या है? बुध। इसके और चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये क्या है? मंगल। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या है? बने हुए। तो ये जो अक्ष आपको दिख रही है, ये दूरी दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये रेखा दिख रही है, इस रेखा के अंदर क्या है? वो अपने समान समय अंतराल के साथ क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहे। समय भी क्या है इनका? फिक्स है, और अंतराल भी क्या है? फिक्स है, अपनी जगह पे ही है, ठीक है, एक दूसरे के क्या नहीं हो रहे? टकराव नहीं हो रहे। तो ये किसमें था? क्षैतिज नियम के अंदर। और थर्ड क्या था? आवर्तिका नियम, जो क्या था? तृतीयक नियम था, कि उसके अंदर क्या है? जो त्रिज्या है उसकी, जैसे सूर्य की जो त्रिज्या है उसकी त्रिज्या के क्या है? वो व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उसके अंदर जो सूर्य है, उस सौर्य मंडल के अंदर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य। और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं वो क्या है? सब उपग्रह, छोटे ग्रह। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है इसके प्रेक्षण पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी, यानी किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, उसको क्या कर रहे हैं हम? ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। यानी कि ये जो पेन है इसको मैं क्या कर रही हूँ? ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ। ये जब ये ऊपर थी, वो यहाँ इस स्टेज पे क्या आ गई? वापस नीचे आ गई। जो स्टेज थी इसकी, जो ऊपर फेंकने वाली स्टेज थी, उस स्टेज से वो क्या थी? उसकी टॉप पे थी, और उसके बाद वापस नीचे आ गई। नीचे किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण के बाद। गुरुत्वाकर्षण जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे कम होता जाएगा। और जिस तरीके से मतलब वस्तुएं क्या है? गुरुत्वाकर्षण से ऊपर की तरफ, अगर अपन वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण कम होता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? वस्तु जहां थी वहां क्या थी? एक तो स्थिर थी, और उसके बाद वापस अधिकतम वेग से क्या आएगी? वापस आएगी। जिस वेग से मैंने फेंका है उससे डबल दुगुनी वेग से ये नीचे आएगी। तो इसमें क्या बोला गया? किस वस्तु को ऊपर से फेंका जाता है इसका प्रेक्षित पथ जो उच्चतम बिंदु पर इसका क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों शून्य हो जाएगी। गतिज ऊर्जा अधिक होगी या गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही अधिकतम होगी। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी अधिक। अपनी स्थिति में क्या थी? ये अधिक थी, उसी वेग के साथ क्या आएगी? नीचे आएगी। ए इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक चिकनी क्षितिज मेज पर डी दूरी तय करने वाले एम द्रव्यमान, एक तो क्या बोला? डी दूरी तय करने वाले एम द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला? एक क्या है? डी दूरी तय करने वाला क्या है? एक तो वस्तु है, वो क्या है? पुस्तक है। तो ये डी दूरी तय कर रही है कहाँ पे? मेज के ऊपर, और उसका द्रव्यमान कितना है? एम है। और उसका क्या करना है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो ज्ञात करना है। जैसे कि ये क्या है? एक तरह की मैच है, टेबल है, इसके ऊपर क्या थी? ये वस्तु या पुस्तक थी। ये क्या कर रही है? ये दूरी तय कर रही है। ये क्या है? डी है।
अब तो इसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा तो है नहीं कि ऊपर की तरफ लगेगा उसको ऊपर खींचेगा, नहीं, ये क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ खींचेगा। ये क्या लग रहा है, जी लग रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है और ये इसको क्या कर रहा है, उधर की तरफ आगे की तरफ खींच रहा है। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला कौन कौन सा होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो रहा है ना, इस तरीके से ये वस्तु है, इस तरीके से खींची जा रही है और बल कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। इस तरीके से बनने वाला जो बल, सॉरी कौन होगा, वो कौन सा होगा, 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री का कौन है और क्या बोला है, द्रव्यमान कौन सा है, एम। द्रव्यमान कितना है उसका, एम द्रव्यमान है। अगर बात करें इसके फॉर्मूले की तो G इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। एफ एस क्या है इसका, फोर्स है यानी बल है, बल को मैं लिख सकती हूँ mg में। एस क्या त्वरण है, कोस थीटा। अब थीटा यहाँ पे, थीटा का मान क्या था, 90, यानी कोस थीटा, कोस 90 का मान कितना होता है, हमने देखा होगा टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा, तो कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 0। अगर यहाँ अप्लाई करें तो G इज इक्वल टू mgs 0। ये सारी जो गति इसकी ऊर्जा आएगी, जो बल आएगा, जो कार्य आएगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। G इज इक्वल टू 0। सी क्या है इसका, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोहा मिश्रित धातु की समान गोले आकार की दो ठोस गेंदें एक दूसरे को परस्पर रखी गई है। एक तो क्या है, दो समान आकार की क्या है, एक तो दो गोले की लोहे की बनी हुई गेंद है। यदि गेंद की सामग्री का घनत्व, घनत्व कितना दे रखा है, घनत्व दे रखा है 3/2 पाई इंटू 10⁻3, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है उसकी, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर है, 1 मीटर त्रिज्या है। और उनके बीच में जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो आकर्षण बल क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का आकर्षण बल क्या होगा, जिसका गुरुत्वाकर्षण का मान कितना दे रखा है, 6.67, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, इसका बल निकालना है। पहले बात करूं, अगर बल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, F इजिकल टू फोर्स है ना, F इजिकल टू m1, यानी कि दो है अपने पास, m1 और m2 दे सकते हैं। अगर m1 m2 नहीं होता तो अपन क्या लिखते हैं, m स्क्वायर इंटू m अपॉन r स्क्वायर। अपने पास दो वस्तुएं, तो इसको एक का क्या नाम दिया m1, एक का नाम क्या दिया m2, तो इसका क्या लिखेंगे, F इजिकल टू g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अपने पास किस किस का मान है, एक तो मान किसका है, गुरुत्वाकर्षण का मान, जी का मान अपने पास है, और अपने पास निकालना किसका है, इन तीनों का मान निकालना है। इन तीनों का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान यानी कि m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन। अपने पास घनत्व है, आयतन क्या है, आयतन निकालना, आयतन है इसका 3/2 पाई क्यूब। ये क्या होता है, आयतन होता है किसी भी वस्तु का, आयतन कितना होता है 4/3 पाई 2, और घनत्व कितना है 3/2 पाई। ये देखो ये दे रखा है, 3/2 पाई इंटू 10⁻3। तो यही अप्लाई अपन इसमें करें, इसको समीकरण 1 मान के इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी अप्लाई करेंगे। गुरुत्वाकर्षण जैसे कि घनत्व है इसका 3/2 पाई इंटू 10⁻3। यहाँ पे r का मान रखे तो r का मान कितना था 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 4/3 पाई इंटू 1, तो क्या आएगा 4/3 पाई आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4/3 पाई, ठीक है। पाई यहाँ नहीं था, 2 से 4 कैंसिल, कितने बचे 2, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितने हो गए 2 इंटू 10⁻3। ये किसका मान आ गया अपने पास, m का।
m की वैल्यू यानी कि द्रव्यमान आ गया है अपने पास कितना 2 × 10⁻³ अपने पास एक वैल्यू आ गई है किसकी m की m1 अगर मैं ऐसे बोल सकूं m1 = m2 क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है दो समान गोलाकार की यानी कि दोनों क्या है समान है यानी द्रव्यमान क्या है दोनों समान है तो m1 की जो वैल्यू होगी वही किसकी होगी m2 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे हमने फॉर्मूला रखा था अब बात करूं मैं अगर r की r क्या है वो तो क्या थी त्रिज्या थी ये क्या है दूरी है तो r अगर दूरी निकालनी है तो वस्तु कितनी है अपने पास 2 है और उसकी त्रिज्या कितनी है एक वस्तु की 1 है तो 2 × 1 क्या आएगा r = 2 r = 2 मीटर। अपने पास सबकी वैल्यू आ गई है m1 की वैल्यू आ गई m2 की वैल्यू आ गई g की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻³ है ठीक है। जी की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11 तो स्क्वायर और r की वैल्यू कितनी पास 2 मीटर। अब अप्लाई करते हैं अपन F = G × m1 × m2 अपॉन r²। F = कितना है 6.67 × 10⁻11 इंटू 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ अपॉन 2² 2 2 4 इंटू 5 ठीक है। यहाँ क्या लगा था क्यूब लगा था ठीक है इस क्यूब को भी अगर साथ में ऐड करें तो 10⁻³ होगी 3 × 3 × 6.67 10⁻11 अपॉन 4 से 4 कट ठीक है। इसके बाद 6.67 इंटू और -1 इंटू 10⁻⁻, सॉरी प्लस में है ना +9 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू क्या आएगी 0.667 0.667 थर्ड सी इसका क्या है राइट आंसर है सी इसका क्या है राइट वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं 1887 में हेनरिक रुडेल्फ हेर्टेज ने किसके काम को अपने प्रयोग में एक श्रृंखला को लागू करने के लिए क्या किया था रेडियो तरंग का उत्पन्न किया था। किसका काम था जो उसने क्या किया अपने जो काम है उसमें प्रयोग में क्या किया था उसको शामिल किया था किसने हेनरिक रुडेल्फ ने क्या किया था जो अपना प्रयोग किया था कब 1887 के अंदर उसके अंदर किसके काम को क्या किया था अपने जो प्रयोग है कौन सा रेडियो तरंग उत्पन्न करने वाला उसके अंदर उसको शामिल किया था क्रिश्चियन लुइस ने थॉमस यंग ने जेम्स कार्लिक मैक्सवेल ने या क्रिश्चियन डॉलर ने किसके किया था उसने किया था जेम्स कार्लिक मैक्सवेल ने सी इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं किसी पिंड को शून्य प्रारंभिक वेग के साथ 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है 20 मीटर की क्या है ऊंचाई है हाइट कितनी आ गई अपने पास 20 मीटर आ गई है। यदि यह 4 kg मीटर पर सेकंड संवेग के साथ भूतल से टकराता है संवेग कितना है अपने पास 4 किलो मीटर पर सेकंड है ठीक है।
तो उसका द्रव्यमान परिकलना कीजिए, कितना होगा? द्रव्यमान क्या करना है? उसका द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? P इजिकल टू क्या है? M अपॉन V। M अपॉन V। तो अगर द्रव्यमान निकालना है उसका, तो M इजिकल टू V अपॉन P। अपने पास V नहीं, यानी कि अंतिम वेग उसका नहीं है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अंतिम वेग निकालना पड़ेगा। अंतिम वेग निकालेंगे किसके साथ? गतिज ऊर्जा के फर्स्ट नियम के साथ। फर्स्ट नियम क्या था? V इजिकल टू U प्लस 2GH। GH गुरुत्वाकर्षण कितना टाइम है? कितना है? एक सेकेंड। 2 into 10 into 20। ज्यादा हो जाएगा। एक सेकेंड आप 2 मिनट है ना। GH करते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या है? गतिज ऊर्जा का क्या है? पहला नियम, जिसके अंदर V क्या है? इसका अंतिम वेग है। अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? प्रारंभिक वेग को किसके साथ करेंगे? जो ऊंचाई है, ऊंचाई और उसका वस्तु का गुरुत्वाकर्षण है, उसके साथ क्या करेंगे? उसका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं। G की वैल्यू क्या है? अपने पास 10 है, और H की वैल्यू क्या है? अपने पास 20 है। यहाँ अप्लाई करो। V इजिकल टू U अपने पास नहीं दे रखा है, प्रारंभिक वेग इसमें नहीं दे रखा है, तो क्या होगा? 0 होगा। प्लस 2 इंटू G कितना है? 10 इंटू H कितना है अपने पास? 20। 10 और 20 को मल्टीप्लाई करते कितने आएंगे? 10 और 20 को मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे? 200। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने आते हैं? 400। 400 क्या होगा इसका? 400 क्या होगा? V स्क्वायर की वैल्यू है 400। ठीक है, V स्क्वायर की वैल्यू है, हमको क्या चाहिए? खाली V चाहिए, यानी कि अंतिम वेग चाहिए। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 400। V इज इक्वल टू इसका क्या निकालेंगे? वर्ग निकाल देंगे। 400 किसका वर्ग रहता है? 400 किसका वर्ग है? 20 का। 20 का वर्ग निकल के आ गया अपने पास, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? V की वैल्यू आ गई। अपन को क्या निकालना था? वे द्रव्यमान निकालना था, तो P इज इक्वल टू mv था। अब क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू P अपॉन V। P की वैल्यू कितनी है अपने पास? 40 अपॉन V की वैल्यू कितनी है अपने पास? 20। कट करो, कितना है? 2। कितना होगा? 2 kg। C इज इक्वल टू राइट। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, खाली जोड़ बाकी गुणा भाग करना चाहिए, और कुछ एक वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, गतिज ऊर्जा के नियम याद होने चाहिए, कुछ फॉर्मूला याद होने चाहिए। सारा फॉर्मूले का ही खेल है, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, ग्रीक अक्षर V एंड U गतिकी का क्या दर्शाता है? जो ग्रीक अक्षर है V एंड U क्या दर्शाएगा आपको? ये क्या एक तरह का संवेग है, तो क्या करेगा? तरंग की आवर्ती, किसी पदार्थ का घनत्व, कणों का वेग या घर्षण का गुणांक, क्या करेगा ये क्या है? एक ग्रीक अक्षर है। इसकी भौतिकी का क्या दर्शाता है? ये भौतिकी का क्या दर्शाएगा? तरंग की आवर्ती को दर्शाएगा। क्या करेगा? तरंग की आवर्ती को दर्शाएगा। जॉर्ज साइमन ओम 1827 में एक सूत्र प्रकाशित किया था, करने की वजह से वो क्या हो गए? सिद्ध हो गए। ठीक है, वहां ये किसका वर्णन करता है? यानी उन्होंने जो क्या दिया था? एक सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, वो किसको वर्णन करता है? फर्स्ट देखते हैं, धारा प्रवाह विभवांतर के अनुपाती और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक वर्तक पृष्ठ में कुल
विद्युत आवामी अभिभावक संकलन आवेश के क्रमानुपाती होती है। कुंडलित में प्रकाशित ईएमएफ का परिणाम उस कुंडली के जुड़े चुंबकीय अभिवाहक के परिवर्तन की दर को अनुपाती होती है। सिंधी में प्रवेश करने वाली सभी धाराओं का योग सिंधी से निकलने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होती है। उसने क्या बोला था कि इसने क्या किया था, एक फॉर्मूला प्रकाशित किया था जो उसके लिए क्या होते हैं वो प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो उसने धारा कौन सा निकाला था, ये फर्स्ट धारा प्रवाह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, धारा प्रवाह के क्या है अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोधकता के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट बात करते हैं, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गति करे तो उसका त्वरण क्या होगा। एक वस्तु है, ये वस्तु मान लो ये नई नियत समय में क्या कर रही है, गति कर रही है। एक ही नियत उसकी क्या है, चाल है। ठीक है, उस चाल में क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, और उसका क्या होगा, त्वरण क्या होगा, धनात्मक होता, ऋणात्मक होगा, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, या शून्य होगा। धनात्मक कब होगा, जब वस्तु क्या है समय के साथ क्या है बढ़ रही है। समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये क्या है, एक ही समान चाल में चल रही है। इसने क्या बोला, नियमित चाल से चल रही है। तो ये नियमित चाल से चल रही है, ना कि इसके अंदर कोई वृद्धि हो रही है। समय के साथ वृद्धि होना क्या कहलाता है, धनात्मक कहलाता है। और ऋणात्मक क्या होगा, समय के साथ उसकी क्या हो रही है, बढ़ोतरी नहीं होगी, क्या होगी, वो घटती जा रही है। समय के साथ क्या कर रही है, घटती जा रही है, तो वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। निर्धारित नहीं किया जैसे ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लास्ट क्या बचा, शून्य होता है। निश्चित जो चाल है उसके अंदर उसकी गति निश्चित है, तो उसका त्वरण क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रति सेकंड दलों की संख्या को दोलन का क्या कहा जाता है। प्रति सेकंड जो दोलन की संख्या होती है, प्रति सेकंड जो दोलन की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, एक दोलन है। दोलन मतलब कि इस तरीके का, वो क्या करता है, एक आवर्त में एक दोलन ये इस तरीके से क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा। आपने जो वॉल देखी, वॉल वॉच बड़ी वाली पहले वॉचें होती थी, उसके अंदर वो दोलन लगा हुआ होता है, वो इस तरीके से गति करता है। अर्धगामी क्या होगी, उसका दोलन गति होती है। अर्धगामी यानी कि आधा चक्र ही वो लगाता है। पूरा चक्र कैसे होगा, अगर वो यहाँ से लेके यूं पूरा घूमेगा, आधा चक्र कौन सा है, ये हाफ होगा। तो ये क्या करेगी, आवर्ती, आगामी, हर्टेज और त्वरित क्या करेगी, उसके होगी आवर्ती। क्या होती है, आवर्ती। और आवर्त गति क्या होगी, आवर्त गति, आवर्त बल क्या होते हैं, एक दोलन की एक दोलन की एक चक्र में लगाया गया चक्र। अर्ध चक्र होता है, वो क्या होती है, दोलन की गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है। चुंबकीय क्षेत्र की ऐसी मात्रा है जिसकी कोई दिशा नहीं या परिणाम नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक ऐसी मात्रा है क्या जिसका कोई दिशा या परिणाम नहीं होता। परिणाम दिशा सब होते हैं उसके अंदर। उसके अंदर क्या आते हैं, जैसे ये चुंबक है, एक तरफ एस और एक तरफ एन, यानी एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ होते हैं, तो उसकी दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती पाई जाती है। अब चुंबकीय रेखाएं दो एक दूसरे को क्या है, काटती नहीं है कभी भी, इस तरीके से ही निकलेगी। ये कहाँ कटती हुई नजर आ रही है, ये भी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुले चक्र होते हैं। खुले चक्र नहीं है, ये बंद चक्र में है। खुले चक्र कैसे होते हैं, अगर निकलता तो ये इस तरीके से निकलती, ये इस तरीके से निकलती, पर ये इस तरीके से नहीं निकलेगी, क्या कर रही है, घुमावदार निकल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद चक्रित होती है, ये बंद चक्रित ही है। कौन सा सही हो गया, डी इसका राइट आंसर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस के अंदर सारे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, आपको सोच समझ के काम करना होता है। दिमाग खुला रखो, कान खुले रखो। समय की मूल इकाई क्या है, समय की जो मूल इकाई क्या है, समय जो अपन लिखते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होते हैं। सेकंड में तो बात करते हैं, घंटे तो हॉर्स हो गए, हॉर्स के एक घंटे के अंदर कितने मिनट होंगे, 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड, ये सबसे छोटी है। इसके बाद भी होती है नैनो, माइक्रो, ये सब होते हैं, पर अगर मूल जो बोलने के लिए बोलते हैं, मूल जो है वो कौन से, सेकंड है। सी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है। किसका पूछा है, वेग का एसआई मात्रक पूछा है। वेग का एसआई मात्रक क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन एसआई मात्रक के या जो सूत्र है उसके ही आते हैं। ठीक है, अगर आप बोलो तो एक एसआई मात्रक के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। एसआई मात्रक क्या है वेग का, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर, मीटर पर सेकंड, केजी पर सेकंड और सेकंड पर मीटर। क्या होगा,
इसका होगा मीटर पर सेकेंड। किसका है ये? वेग का। नेक्स्ट बात करते हैं वॉट। वॉट की इकाई क्या है? वॉट किसकी इकाई है? वॉट किसकी इकाई है? देने वाला वोट नहीं, जो अपने वोल्टेज आता है उसका वाला वोट बोल रही हूँ। वोट की इकाई क्या है? शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध या संवेग। क्या है वोट की इकाई? शक्ति। वोट की इकाई क्या है? शक्ति है। ए इसका क्या है? राइट आंसर है। विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है उससे परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होगी? ये क्या बोल रहा है? ये क्या है? विद्युत आवेश क्या है? गति की धारा। ये क्या है? विद्युत आवेश है जो क्या कर रहा है? गति की धारा उत्पन्न कर रहा है। गति की धारा उत्पन्न कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है? विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है। ये इसके पास पास क्या हो गया? विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होगा? अब विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हुआ है तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा? बिजली, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व या प्रकाश। बिजली तो ऊपर देखो, बिजली क्या होगी? जब आप पानी की मोटर है, पानी की मोटर जब चालू करते हो तो उसके अंदर क्या लगी होती है? एक चुम्बक लगी हुई होती है, ठीक है। वो चुम्बक की वजह से क्या करती है? आपस में द्रव है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे। जैसे नॉर्थ और साउथ है, ये एक दूसरे के लिए क्या है? विपरीत है। सॉरी, एक सेकेंड। नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे। जबकि साउथ साउथ अगर दोनों हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अलग अलग डायरेक्शन में भेजेंगे। मतलब नॉर्थ नॉर्थ अगर पास में आ जाए तो वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, साउथ साउथ पास आ जाएंगे वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे। पर नॉर्थ और साउथ आएंगे तो वो क्या करेंगे? आपस में चिपक देंगे। पर कुछ मोटर होते हैं, मोटर जो पानी वाली मोटर है उसके अंदर इस तरीके की चुम्बक लगी हुई होती है। यहाँ रखा हुआ था नॉर्थ, यहाँ भी नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ वाला साउथ। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर भेजेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से गति करेगा, कुछ इस तरीके से गति करेगा। उसकी वजह से क्या होगा? वो उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। विद्युत धारा उत्पन्न होने की वजह से क्या होगी? बिजली बनेगी। बिजली बनेगी या उसके अंदर वो मोटर जो है चालू होगी। गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ऊपर से जो भी आप वस्तुएं फेंकोगे वो क्या करेगी? नीचे ही आएगी। वो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ये किसने देखा था? ये किसने देखा था? न्यूटन ने। बोलते हैं ना न्यूटन के ऊपर सेव गिरती है, उस समय क्या गिर जाता? पत्थर गिर जाता तो ये आता ही नहीं। तो न्यूटन ने क्या देखा था? सेव है क्या करी? पेड़ से उसके सर पे नीचे आके गिरी, वो ऊपर तो नहीं गिरी। उसके दिमाग में ये क्या चली? क्रिएशन चली। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो अब इसके अंदर क्या होगा? चुंबकत्व का नियम आएगा। चुंबकत्व उत्पन्न होगी कैसे? विद्युत आवेश है वो गति करके क्या कर रहे हैं? उत्पन्न करवा रहे क्या? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल कर रहा है तो उसके अंदर क्या आएगी? चुंबकत्व उत्पन्न होगी, यानी कि उसके अंदर चुंबकत्व वाला नियम आएगा। जब कोई वस्तु एक वर्ताकार पथ में त्वरित होती है तो वे केवल वस्तु उस वर्ताकार पथ में गतिशील रहेगी। क्या बोल रहा है? जब ये वस्तु है वो क्या कर रही है? एक वर्ताकार पथ में इस तरीके से क्या कर रही है? गति कर रही है। तो उस वर्ताकार पथ में क्या करेगी? गतिशील रहेगी। किस वजह से? किस बल के कारण गतिशील रहेगी? आपने देखा होगा जब अपन गाड़ी बस में बैठते हैं, ठीक है, गाड़ी ड्राइवर जब बस की स्टीयरिंग को इस तरीके से घुमाता है तो अपन क्या हो जाते हैं? अपना जो शरीर है वो क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ ऐसे ट्विस्ट तो होता है पर वो क्या होता है? अंदर की तरफ खींचा चला जाता है। मतलब उसको अंदर की तरफ जैसे कि कोई खींच रहा है वैसे अपन उसके साथ क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। वो इस तरीके से घुमाएगा तो अपन भी क्या करेंगे? इस तरीके से वापस खींचेंगे। जैसे अंदर की तरफ जो बल फोर्स अपन को खींचेगा वो कौन सा होगा? अभिकेंद्रित बल। अभिकेंद्रित बल का मतलब क्या है? जो केंद्रक है वो क्या कर रहा है? अपन को अपनी तरफ खींच रहा है। उसको अपनी तरफ खींच रहा है तो वो कैसे गति करेगी? गतिशील जो वर्ताकार गति है वो उस तरीके की क्या करेगी? गति करेगी। जैसे कि कोई ये पेन है, इस पेन को अगर मैं ये खींचूं और ये घूम रहा है तो ये किस तरीके से गति करेगा? इस तरीके से गति करेगा। अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये निकल जाएगा, अपने ही अक्ष पे घूमेगा, अपने भी इस अक्ष के साथ घूमते घूमते क्या करेगा? बाहर चला जाएगा। अगर मैं इसको पकड़े हुए रखूं तो वो इस तरीके से गति करेगा। एक बैल है, बैल के अगर वो तेल निकालते, पहले पुराने जमाने में जब तेल निकालते थे या फिर वो पानी निकालने के लिए बैल को बांधते थे, जो हैंडल होता था उस हैंडल से बैल का इधर का मुंह बंधा होता है और ये बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है उसके पास पास ही क्या करता था? बैल घूमता था। वो भी कौन सी गति कर रहा था? अभिकेंद्रित गति। उसको एक केंद्रक है वो क्या कर रहा था? उसको खींच के रख रहा था। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट बात करते हैं समपेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान किया। किसने योगदान किया था? समपेक्षता का जो सिद्धांत था उसको क्या किया था? भौतिकी के अंदर बदल दिया, यानी फिजिक्स के अंदर बदल दिया। किसने बदलता? महान जो अपने जिसकी आज तक मिसालें देते कि इंटेलिजेंसी के अंदर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली
पॉलीजी हेविटिच या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन? इसके अंदर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, जो समप्रेक्षता का नियम है, सिद्धांत है, उसको किस में बदल दिया था, भौतिकी के अंदर बदल दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और एक विपरीत परिस्थिति होती है? कौन सा ऐसा नियम था, किसका, न्यूटन का, जिसके अंदर जो है उसकी क्या प्रतिक्रिया उसके बल के लिए समान और विपरीत प्रतीत होती है? न्यूटन का पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा नियम कौन सा था न्यूटन का? न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्या था, उसके अंदर बताया गया था जो प्रकृति है उसके प्रतिक्रिया के लिए समान परिरूप प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, डी इसका क्या है, राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? न्यूटन का कौन सा ऐसा उपकरण है वो क्या करेगा, जो वाहन के अंदर उसकी तय की गई दूरी को मापने का काम करेगा, यानी गाड़ी के अंदर जो मापने का काम करता है कौन सा होगा? टेकोमीटर, फ्लू गेज, स्पाइडोमीटर या ऑटोमीटर? कौन सा मीटर होगा? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या करेगा, वाहन के अंदर जो दूरी है उसको नापने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषित को किस इकाई में मापा जा सकता है? ध्वनि प्रदूषित को किस इकाई में मापा जा सकता है? कि ध्वनि पोल्यूशन हो रहा है उसको, साउंड पोल्यूशन को किस माप में मापा जाएगा? उपकरण कौन सा होगा? डेसिबल, सेंटीमीटर, ओम या हर्ट्ज? हर्ट्ज क्या है? आवर्ती का क्या है? ऐसा ही मात्रक है। कौन सा हर्ट्ज? हर्ट्ज किसका है? आवर्ती का ऐसा ही मात्रक है। ओम किसका है? ओम किसका है? एम्पियर या धारा। सेंटीमीटर किसका है? सेंटीमीटर मापन के लिए अपन यूज लेते हैं। और डेसिबल किसका होगा? ध्वनि। ए किसका है? राइट आंसर है। डेसिबल में क्या करते हैं? ध्वनि पोल्यूशन नापते हैं, प्रदूषण। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं उसे क्या रूप में जाना जाता है? क्या बोल रहे? एक उपकरण जिसको परिपथ धारा, किसकी धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, कौन सा होगा? धारा की उपस्थिति किसका? ओडोमीटर तो किसमें था? ऑटो के लिए। स्पाइडोमीटर नहीं है, हेमेगोमीटर नहीं है, तो कौन सा है? एमीटर। इससे क्या होगी? धारा की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अश्रवण तरंग कहते हैं। मतलब जिसको सुना नहीं जा सकता उसकी ध्वनि कितनी होती है? हर्ट्ज के अंदर कितनी होगी? 5, 15, 10 और 20। देखो, एक तो क्या होते हैं सुनने के लिए, कितने डेसिबल की जरूरत होती है, कितने हर्ट्ज की जरूरत होती है? होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज। 20,000 से अबव, जो 20,000 से अबव है वो सामान्य इंसान नहीं सुन सकता, कान के पर्दे फट के बाहर आ जाएंगे। कुछ एक जानवर है वो सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह ये हो सकते हैं, बाकी इसको कोई सुन नहीं सकता। और इससे कम 20 से कम वाली जो होती है उससे भी कोई सुन नहीं सकता। इसने क्या बोला है? जिसका क्या है? अश्रवण तरंग कहा जाता है। अश्रवण तरंग किसको कहेंगे? 20 वाली। ये क्या है? बॉर्डर लाइन है। यहाँ तक अगर ये भी इंसान बहुत कम सुनाई देता है इसमें, ज्यादातर तो 20 तक की, 20,000 तक के हेरिटेज के लिए ही अपन को क्या है सुनाई देता है। उसके ना तो ऊपर अपन सुन सकते और उसके नीचे में ज्यादा लो में भी नहीं सुन सकते। नेक्स्ट बात करूं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस के आर्द्रता को मापने के लिए किया जा सकता है? हवा और गैस के आर्द्रता को मापना है। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे? आर्द्रता मापी। डी। वायुगैमी मापी, यानी कि वायु की जो वायु होगी किस वेग से आ रही है उसको मापने के लिए। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यानी कि जल के अंदर जल की मात्रा उसके साथ मापने के लिए। तेज मापी। नेक्स्ट बात करते हैं, परिपथ। परिपथ में विद्युत धारा को द्वारा मापा जाता है। परिपथ के अंदर विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑडोमीटर, एमीटर, विभव मापी या वोल्ट मीटर?
किसके द्वारा मापा जाएगा? विद्युत धारा को। अपन ने पीछे भी देखा था विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एमीटर। किसमें मापते हैं? एमीटर में। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक सारे आपको पढ़ के जाने हैं। एसआई मात्रक जितने कितने हैं सबके पढ़ के जाना है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादातर एसआई मात्रक कहते हैं या कुछ एक मल्टीप्लाई वगैरह ऐसे नॉर्मल होंगे तो उसके लिए आपको गति के जितने कितने नियम है वो पढ़ के जाने हैं। न्यूटन के जो भी लॉ है वो पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके आधार पर ही क्या आते हैं, जो वैल्यू वाले क्वेश्चन है या फिर न्यूमेरिकल्स हैं वो उसी के माध्यम पे आएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही किसका विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? वाट, एम्पेयर, वोल्ट या जूल? विभवांतर का कौन सा है? वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप के दौरान किसको मापने के लिए? किसी भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए, कंपन यानी कितना वाइब्रेशन हुआ है, उस वाइब्रेशन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रिक्वर्ट मापक क्रम, मार्केली मापक, सिरकोमाग्राफी या फिर हाइग्रोमीटर? किसको मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ नाम सुना है? सिस्मोग्राफ क्या करेगा? कंपन को मापेगा। किसके? भूकंप के। भूकंप के कंपन को मापने के लिए कौन सा काम आता है? सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? अंतर्जनित बलों का यानी कि जो आंतरिक बल के कारण उत्पन्न हुआ है, कौन सा उदाहरण है? समुद्र की लहरें, हिमनद या पर्वतों का निर्माण या फिर पवन? जो आंतरिक उभार है, आंतरिक उभार यानी कि आंतरिक बल, आंतरिक बल यानी कि अंदर का जो भूमि के अंदर का बल लगाते हैं वो कौन सा होगा? पर्वत का निर्माण होगा। पर्वत है, जब भूकंप वगैरह निकलते हैं आज से ही 50 या 60,000 साल पहले क्या हुआ करती थी, अलग अलग जनजातियां थी, ठीक है। वो जनजाति अंदर दफन हो गई। जब भूकंप वगैरह कुछ आता है तो उसमें से क्या होती है, जमीन के अंदर से बोलते हैं जमीन फाट के ये निकला है वो निकला है। जो पर्वत वगैरह अपनी जो अंतः बल जनित बल है उसके द्वारा क्या आएंगे? ऊपर आएंगे, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी वगैरह, वो भी क्या है? अंदर ही जो ज्वाला है धरती के अंदर जो गर्मी है वो उसके द्वारा क्या करेगी? उफान लेगी, तो क्या आएगी? बाहर आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? गलत जोड़ी कैसे? भौतिक इकाई और भौतिक मात्रा दोनों को क्या करना है? सम्मिलन करना है। ऊर्जा की क्या होती है? जूल होती है। ऊर्जा की क्या? जूल होगी। आवर्त की क्या होगी? हेटेज होगी। आवर्त की हेटेज होती है, मैंने आपको बताया था। दाब की न्यूटन होती है। शक्ति की वाट होती है। शक्ति का तो वाट होगा, सही है। आवर्त की हेटेज भी होगी और ऊर्जा की जूल भी होगी, पर दाब का न्यूटन नहीं होता है। दाब किसका है? बल का है। दाब किसका है? बल का है। न्यूटन नहीं होगा इसका। सी क्या है इसका? राइट आंसर है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर है, पर ये राइट नहीं है ना। दाब किसका होगा? बल का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किसी नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक प्रतिरोधक धारा के वर्ग और उसके प्रवाहित होने वाली समय के समानुपाती होती है। क्या बोल रहे हैं? अगर कोई धारा है, वो धारा निकल रही है, उस धारा के उत्पन्न होने वाले ऊष्मा चालक, जो ऊष्मा चालक है उसके प्रतिरोध का धारा के वर्ग के प्रवाह होने वाले की क्या होगी? समानुपाती होगी। समानुपाती होगी। ये नियम किसका था? ये नियम किसका था? ये नियम किसने दिया? जूल का नियम है, हुक का नियम है, फैराडे का नियम है, कूलाम का नियम है? किसका नियम है? ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो किसमें आती है? जूल में। तो ये किसका है? जूल का नियम है। किसका नियम है? जूल का नियम है। नेक्स्ट बात करते हैं गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? गति का कौन सा नियम है? गति का कौन सा नियम है कि जैसे एक वस्तु, एक पदार्थ है, अगर वो दूसरे पदार्थ पर जोर लगाएगा तो वो पदार्थ वापस उसके क्या लगाएगा? तुरंत बाद उसका वापस बल लगाएगा। इसका एक अच्छा सा उदाहरण देती हूँ। आप कुएं के अंदर एक बाल्टी है, ठीक है। कुएं के अंदर एक बाल्टी है, उस बाल्टी के अंदर आप क्या डाल रहे हो? रस्सी बांध के बाल्टी उसके अंदर डाल रहे हो। जैसे ही वो रस्सी अंदर जाएगी तो वो अपने बल के साथ पानी उसका बल को क्या करेगा? अंदर की तरफ खींचेगा। और आप क्या लगा रहे हो? उसके विपरीत बल लगा रहे हो, उसको क्या कर रहे हो? खींच रहे हो।
तो ये बल क्या लग रहा है, उसके विपरीत लग रहा है। तो ये नियम की कौन सा था, गति की सॉरी न्यूटन की गति का दूसरा नियम, स्टीफन का नियम, कूलाम का नियम, या गति के न्यूटन गति का तीसरा नियम, कौन सा नियम है? गति का जो दूसरा नियम, उसके अंदर क्या था, इसका एक परफेक्ट उदाहरण है, जैसे कि आप नाव में चल रहे हो, ठीक है, नाव के अंदर वो क्या होती है, जो पतवार होती है, उसके पतवार क्या करती है, समुद्र की लहरें क्या चल रही है, इस तरीके से चल रही है, और आपको आगे बढ़ना है, तो समुद्र की लहरों को क्या करना है, विपरीत दिशा में करना है। जैसे इस तरीके से आप चल रहे हो जब तक ठीक है, आपको चलना इधर है, समुद्र की लहरें इधर चल रही है, आपको जाना क्या इधर है, तो आप क्या करोगे, समुद्र की लहरों के साथ क्या लगोगे, विपरीत बल लगाओगे, इस तरीके से आप उसको क्या करोगे, पीछे की तरफ धकेलोगे कि भाई हमको आगे बढ़ने दे। तो जो विपरीत दिशा में बल लगाया गया वो किसमें आएगा, गतिकी के दूसरे नियम में। और न्यूटन के फर्स्ट नियम में क्या है कि एक वस्तु है, जिस दिशा में चल रही है, जिस वेग से चल रही है, वो उसी वेग में चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर क्या बाहरी बल नहीं लगाया जाए। बाहरी बल कैसे, जैसे मैं खड़ी हूँ, मैं इधर इधर चल रही हूँ, जब तक तो ठीक है, मैं एक ही दिशा में चल रही हूँ, ठीक है, किसी ने आके मेरे को यहाँ से धक्का लगा दिया, या किसी ने आगे पीछे से प्रेशर से हाथ आगे किया कि भाई आगे चलो, तो क्या करेंगे, ये बाहरी बल जैसे लगेगा वो अपनी क्या हो जाएगी, उसके विपरीत दिशा में चलने लग जाएगी, या फिर उस बाहरी बल की वजह से क्या करेगी, अपनी दिशा चेंज कर लेगी। तो इसमें क्या आएगा, कौन सा नियम है, इसमें आएगा न्यूटन गति का तीसरा नियम, डी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है। ध्वनि तरंग का एक अभिलक्षण नहीं है, नहीं शब्द को पकड़ना है। कभी कभार अपन जल्दबाजी में नहीं शब्द नहीं देखते, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी एग्जाम देने जाती हूँ, बहुत बार ये एक्सेप्ट वाला, नहीं वाला, नॉट, ये सब उसमें से नहीं दिखता है मुझे, जल्दी जल्दी में, क्यों, प्रेशर रहता है दिमाग में एग्जाम के टाइम, और एग्जामिनर उस समय यही क्वेश्चन पूछेगा जैसे जहां आप अटक सकते हो, आप अटक सकते हो इन द सेंस कि वो उसमें क्या डालेगा, या तो नोट डालेगा, नहीं डालेगा, या उसको बोलेगा ये सब तो है बट एक नहीं है, तो आप सब वो देखने जाओगे, हाँ यार ये तो सब तो है, एक्सेप्ट क्या पूछा है, वो एक्सेप्ट दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो ध्वनि का या ध्वनि तरंग का अभिप्रेक्षण नहीं, अभिलक्षण नहीं है, प्रगामी होता है, यांत्रिक होता है, अनुदैर्ध्य होता है, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बल ध्वनि का कहां से आएगा, ये ध्वनि का नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस तरह का पृष्ठीय तनाव सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से क्या पृष्ठीय तनाव क्या है, सबसे अधिक है, यानी कि जो सरफेस है उसका क्या ज्यादा है, घनत्व उसका ज्यादा है, घनत्व ज्यादा किसका होगा, एथेन का, मेथेनॉल का, एथेनॉल का, या जल का, किसका होगा, पानी का घनत्व हमेशा सबसे ज्यादा होता है। पानी आपने देखा होगा, अगर समुद्र में, महासागरों में होगा, अगर वही पानी अगर आप यहाँ नीचे गिरोगे तो वो बहुत जल्दी क्या करता है, जगह घेरता है, उस जगह को क्या कर लेता है, घेर लेता है। एथेनॉल, मेथेन वगैरह ये नहीं घेर पाते, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल। नेक्स्ट बात करते हैं, सीसो। सीसो भौतिकी की किस सिद्धांत का एक उदाहरण है, सीसो किसका उदाहरण है, सीसो किसका उदाहरण है, भौतिकी के किसका उदाहरण है, बल, विद्युत, विद्युत धारा और समय, सीसो किसका है, बल का। बल का क्या है, औद्योगिक संस्था में भार उठाने के लिए हाइड्रोजेलिक जैक का उपयोग किया जाता है, वह भौतिकी सिद्धांत के नियमों पर आधारित है। किस भौतिकी सिद्धांत के आधारित है, हाइड्रोजेक देखा है, जितनी भारी भरकम जो मशीनें होती है, ठीक है, वो एक ही जैसे अपनी कार है, उस कार को एक ही झटके में क्या कर देगी, पीस के पापड़ बना देगी, वो हाइड्रोजेलिक क्या होते हैं, जैक होते हैं। वो किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका उपयोग भौतिकी में किस नियम पर आधारित है, आर्किमिडीज सिद्धांत के ऊपर, खेल सिद्धांत पे, पास्कल के नियम पर, या न्यूटन के नियम पर। पास्कल ने नियम दिया था, किसी भी वस्तु को उसके जितनी बल है उससे डबल दुगुना बल के साथ अगर बल लगाया जाए तो वो वस्तु का क्या हो जाएगा, बल शून्य हो जाएगा। सी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, पारंपरिक तापदीप बल्ब में फिलामेंट्स किस धातु के बने होते हैं, किस धातु के बने होते हैं, पारंपरिक जो बल्ब है उसके अंदर फिलामेंट्स है, वो किस धातु के बने होंगे, वो सबसे मतलब कि उसका क्या होगा, जैसे उस तत्व का सबसे भारी क्या होगा, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि वो
विद्युत आवेश को क्या झेल पाएगा, जल्दी उसका क्या नहीं, गलनांक उसका क्या होगा, अधिक होगा। गलनांक क्या होगा, अधिक होगा, उसकी वजह से उसको क्या है, यूज लेते हैं। किसका गलनांक अधिक है, लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का या प्लेटिनियम का? टंगस्टन का क्या होता है, गलनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए उस बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से वो उष्मा से क्या नहीं हो, जले नहीं, पिघले नहीं, गले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। क्या नाम बताना है उपकरण का जो चालक में संभावित क्या कर सके, अंतर कर सके। शक्ति मापने का यंत्र है, ये चालक में कभी अंतर नहीं कर सकता। यूडोमीटर ये भी नहीं कर सकता, कैलिपर्स भी नहीं, इसमें क्या होगी, बैटरी। बैटरी क्या कर सकती है, चालक में संभावित अंतर बनाए रख सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेबर किसकी इकाई है, वेबर किसकी इकाई है, वेबर किसकी इकाई है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की, चुंबकीय चालकता की, धारिता की या चुंबकीय प्रवाह की? वेबर इकाई है चुंबकीय प्रवाह की। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा गतिकी का एक सही समीकरण है, कौन सा गतिकी का सही समीकरण है, कौन सा गतिकी का सही समीकरण है? 2s इजिकल टू वी माइनस यूटी, ये गलत है। 2s 2ut प्लस एटी स्क्वायर, u इजिकल टू वी प्लस एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इजिकल टू 2a स्क्वायर। जो गतिकी का दूसरा नियम है वो है ये 2 स्क्वायर 2ut प्लस एटी स्क्वायर। u क्या है, प्रारंभिक वेग है, t यहाँ क्या है, समय, a क्या है, त्वरण है, और t समय, उसका क्या है, ये गतिकी का दूसरा नियम है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। थर्ड बात, नेक्स्ट बात करते हैं, m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इनके केंद्रक से गुजरने वाले अक्ष का जड़त्व गुणांक कितना होता है? जैसे ये m द्रव्यमान वाली वस्तु है, उसका क्या है, r क्या है, उसकी त्रिज्या है, r क्या है, उसकी त्रिज्या है। उस ठोस गोले के अंदर के केंद्रक से गुजरने वाली, यानी यहाँ से गुजरेगा, यानी कुल मिला के वो इतनी वस्तु है तो इसके अंदर से गुजर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वस्तु है उससे ये दुगुनी वस्तु है, पहले तो दुगुनी वस्तु है, दुगुनी वस्तु है, और उसके साथ क्या है, उसका जड़त्व का गुणन कितना होगा, आर स्क्वायर अपॉन 5, 2m आर स्क्वायर अपॉन 5। ईयर बी इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, टेस्ला किसका इकाई है, टेस्ला किसकी इकाई है? आप जितनी कितनी इकाइयां हो, एसआई मात्रा को सब पढ़ के जाना, मैं आज भी बोल रही हूँ आपको, बहुत हेल्पफुल होगी आपको। अगर एसआई मात्रा के लिए, इकाई के लिए अगर कोई वीडियो बनाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एसआई मात्रा के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। इसका क्या होगा, विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय प्रवाह घनत्व या धारिता, इसमें आएगी चुंबकीय प्रवाह घनत्व। टेस्ला किसका है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व का। नेक्स्ट बात करते हैं, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का उष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता हो। उस उष्मा ईंधन का क्या बताना है, मान व्यक्त करना है, जिसके अंदर क्या हो, ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया गया हो, उसका क्या बताना है अपन को, इधर नाम बताना है, उस इकाई का नाम बताना है। किलो जूल, केडेला, किलोग्राम, केल्विन, क्या होगा इसका? देखो इसमें किसका नाम आया, उष्मा का आया, ऊर्जा का नाम आया, ऊर्जा का नाम आते ही कहाँ जाएगा दिमाग, जूल की तरफ। तो यहाँ किलो जूल कहाँ है, किलो जूल क्या करेगा, व्यक्त कर देगा इसकी इकाई को, किसकी, ईंधन के उष्मीय मान के व्यक्त करेगा। ठीक है, ए क्या हो गया इसका राइट आंसर। सीमेंस, सीमेंस किसकी इकाई है, सीमेंस किसकी इकाई है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की, विद्युतीय प्रवाह की, सॉरी विद्युत चालकता की, चुंबकीय प्रवाह की या धारिता की? किसकी है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की, सीमेंस। ठीक है, सॉरी इसमें ये था, एक सेकेंड, इसमें आएगा चुंबकीय प्रवाह की आएगा, सॉरी
इट्स माय मिस्टेक, इसमें आएगा चुंबक के प्रवाह की क्या है, सीमेंस क्या है, इसकी इकाई है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चुंबक की जो क्या था, चुंबक के प्रिज्म के अंदर, जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म के अंदर अगर यहाँ से रोशनी डालूं मैं, तो ये क्या करेगी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, नीचे जाके निकल जाएगी। कुछ इस तरीके से यहाँ क्या निकलेगी, प्रकाश निकलेंगे। डाली अपने क्या, एक लाइट डाली, पर उधर की तरफ क्या दिखेगी, 7 कलर दिखेंगे, रेनबो दिखेगा, चुंबक सॉरी प्रकाश की वजह से, किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर। तो ये वाला जो सिद्धांत है, ये वाला जो मतलब कि नियम है, या ये वाला जो खोज है, वो किसने की थी, किसने की थी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, आइजैक न्यूटन ने, हंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने। किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो खींचने के लिए किसका उपकरण का प्रयोग किया गया था? चुंबकीय रेखाएं मतलब यहाँ देखो, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो जो चुंबकीय है वो इस तरीके से खींची जाएगी ना। इस तरीके का मापन करने के लिए कौन सा आता है, कंपास आता है। क्या आता है, कंपास आता है। अपन कंपास लेके जाते हैं तो अपन को दिशा बताएगा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, और बाद में पूर्व दक्षिण, ये सारे चीजें कौन सा बताएगा, कंपास के अंदर ये सारी चीजें होती है। कंपास बताता है कि किधर की तरफ नॉर्थ है, किधर की तरफ साउथ है, और किधर की तरफ ईस्ट है, और किधर की तरफ वेस्ट है। एमीटर नहीं होगा, विद्युत मापी भी नहीं होगा, और वोल्ट मीटर भी नहीं होगा। इसमें कौन सा होगा, कंपास होगी। कंपास, कंपास होगा, वो क्या करेगा, आपको चुंबकीय रेखा खींचने में मदद करेगा। एमीटर क्या करेगा, धारा मापेगा। विद्युत मापी क्या करेगा, विद्युत को मापेगा। और वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्ट जो है उसको मापने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, जो क्या करेगी, अपनी ही लाइट से अपने को ही क्या करेगी, प्रकाशित करे, अपने ही लाइट से अपने खुद को दिखाए, ठीक है। जैसे कि सूरज है, सूरज के प्रकाश से क्या करेगा, सूरज खुद चमकता है, सूरज के प्रकाश से सूरज खुद चमकता है, ठीक है। आकाश का नीला रंग सूरज की वजह से, सूर्य उदय सूर्यास्त के समय लाल रंग सूरज की वजह से, खुद की वजह से ही हो रहे हैं। गहरे समुद्र में जल का रंग, वो भी समुद्र की खुद की वजह से, ठीक है। पर तारों का टिमटिना है, ये क्या है, अपवर्तन वाला है। अपवर्तन मतलब ये रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स क्या है, गया और वापस आ रहा है अपनी आंखों की तरफ। तो तारों का टिमटिमाना, ये क्या है, अपवर्तन में। ये किसका, प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। ये प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। कौन सा, तारा का टिमटिमाना, ये किसका है, परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं, सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है? सौर सेल किस प्रकार का कार्य करेगा? ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, या फिर ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। सौर सेल क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को किस में करेगा कन्वर्ट, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, किसके अंदर, सौर सेल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? विद्युत चालक है, उसके अंदर विद्युत धारा की तुलना, एक तो क्या ये पूरा विद्युत चालक है, ठीक है, उसके अंदर क्या आ रही है, विद्युत धारा आ रही है। तो उस विद्युत धारा की तुलना किसके साथ करेंगे? इंटरसिटी ट्रेन सॉरी रेल की यात्रा को, नदी में जल की धाराओं को, एक शहर में बस की यात्रा को, या सड़क पर चल रहे लोगों को, किससे करेंगे? इसमें करेंगे किससे, नदी में जल धाराओं को। नदी के अंदर क्या आ रही है, जल की धाराएं आ रही है, वो किसकी तरह आ रही है, विद्युत चालक के अंदर एक विद्युत धारा आएगी, उसकी तरह क्या आएगी, विद्युत धारा आएगी। किसकी तरह आती है, नदी के अंदर जल की जैसे धारा आती है उसी की तरह। नेक्स्ट बात करते हैं, ये यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए किया जाता है, परिपथ में किसका मापन करने के लिए किया जाता है, विद्युत धारा का। जायरोस्कोप, ओम मीटर, थर्मामीटर या
एमीटर। थर्मामीटर क्या करेगा, मनुष्य के शरीर का तापमान नापने के लिए काम आता है, ठीक है। एमीटर क्या करेगा, ये विद्युत धारा को मापने के लिए काम आता है। क्या है इसका, डी ऑप्शन, ठीक है। कोई चीज समझ नहीं आई हो और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी का ऑप्शन आपको लगे कि इसको एक्सप्लेन करना है तो आप वो भी बता सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी तकलीफ होगी, जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी और उतनी बड़ी क्या होगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप ये सोच के चलो कि हमने जो पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, हमें आगे जो आएगा वो भी हमारे लिए सब बेस्ट होगा। पर ऐसे सोच के मत चलो कि हमने जो, आप अगर स्ट्रेस लोगे उतना ही क्या होगे, ज्यादा भूलते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।